हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्वांटम केमिस्ट्री। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, दैट मींस सीएफटी, और इट इज आल्सो कॉल्ड एज एलएफटी और लिगैंड फील्ड थ्योरी। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ड्यूट मींस वीबीटी, इसे क्लियर किया है। आज के लेक्चर में हम सीएफटी के पोस्टुलेट्स क्या होते हैं और किस तरह से डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग ड्यू टू द एनर्जी डिफरेंस ये कैसे होता है, किस तरह से होता है, इसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन लेंगे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं सीएफटी, दैट मींस क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। बिफोर द स्टार्टिंग ऑफ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी यू शुड नो सम पॉइंट्स। जैसे कुछ चीजें आपको पता होनी चाहिए, जैसे कि crystal field theory, that means CFT, is applicable only for crystal field theory, that means CFT is applicable only for ionic crystals to explain their optical properties. आयनिक क्रिस्टल्स की ऑप्टिकल प्रॉपर्टी एक्सप्लेन करने के लिए ये आयनिक क्रिस्टल के लिए एप्लीकेबल है। इन जनरल, अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, metal ligand bonding is covalent in case of coordination compound। VBT के अकॉर्डिंग coordination compound में metal ligand bonding ये प्योरली कोवैलेंट है, लेकिन अकॉर्डिंग टू CFT metal ligand bonding in coordination complex is perfectly purely ionic in nature। करंट रिसेंटली इन जनरल जो मेटल लिगैंड बॉन्डिंग होती है कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स के अंदर, वो मेटल लिगैंड बॉन्डिंग CFT के अकॉर्डिंग एक्सप्लेन की जाती है। और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ये सैटिस्फैक्टरी आंसर नहीं दे पाया अबाउट कलर एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। उसे सैटिस्फैक्टरीली मतलब उसे एक्सप्लेन किया है पूरी तरह से, अच्छी तरह से CFT ने। इसीलिए ऐसे कहा जाता है कि CFT ने VBT पर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी और कलर इन दो पॉइंट्स के बारे में ओवरकम कर दिया है। इसीलिए मोस्ट रिसेंटली जो थ्योरी कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस के लिए यूज की जाती है वो CFT या LFT यूज की जाती है। तो हम बढ़ेंगे अब पोस्टुलेट्स की ओर कि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है क्या। अब हमने ये तो देख लिया कि VBT के अकॉर्डिंग मेटल लिगैंड बॉन्डिंग कोवैलेंट होती है, तो CFT के अकॉर्डिंग मेटल लिगैंड बॉन्डिंग ये आयनिक होती है। तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के जो पोस्टुलेट्स है वो पोस्टुलेट्स क्लियर करने के बाद हमें क्लियर होगा कि हाउ टू स्प्लिट दैट 5d ऑर्बिटल्स इनटू 2 सेट्स। वो d ऑर्बिटल किस तरह से क्यों स्प्लिट होते हैं और कितने टाइप्स में स्प्लिट होते हैं, ये सारी चीजें हम CFT में क्लियर करेंगे। तो CFT का पहला पोस्टुलेट्स, the postulate number first of CFT is metal ligand bonding in coordination compound या coordination complex is purely ionic। ये पूरी तरह से आयोनिक है। मेटल लिगैंड बॉन्डिंग ये कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में ये पूरी तरह से प्योरली आयनिक होती है। पोस्टुलेट नंबर सेकंड में हमने देखा है कि जैसे वहां पर VBT में हमने देखा है कि जो लिगैंड्स होते हैं उन्हें लिगैंड कहा गया, वैसे ही यहां पर लिगैंड्स को CFT में पॉइंट चार्जेस या पॉइंट डाइपोल कहा गया है। दैट मींस अकॉर्डिंग टू CFT इट रेफर ligands referred as point charges, ligand referred as point charges or point dipole। इन्हें point charges या point dipole कहा गया है। अब point charges या point dipole ये कब यूज करना है, तो हमने देखा है ligand दो टाइप के होते हैं। अगर यहां पर लेता हूं ligand नेगेटिव लिगैंड्स अगर नेगेटिव हैं तो इन्हें कहा जाएगा पॉइंट चार्जेस, इन्हें कहा जाएगा पॉइंट चार्जेस। और लिगैंड्स अगर न्यूट्रल है, न्यूट्रल लिगैंड्स, तो इन्हें कहा जाएगा सिंपल डाइपोल या पॉइंट डाइपोल। सिंपल डाइपोल या पॉइंट डाइपोल। अब इसे इस तरह से क्यों कहा गया, फॉर एग्जांपल हम देखते हैं F माइनस Cl माइनस, इन्हें कहा जाएगा पॉइंट चार्जेस क्योंकि ये अट्रैक्ट होते हैं सेंट्रल मेटल एटम के पॉजिटिव चार्ज की तरफ, और दूसरे वाले जो है दैट मींस आई कैन राइट न्यूट्रल में अमोनिया
आई कैन राइट वाटर, ऑक्सीजन पर 2 लोन पेयर, नाइट्रोजन पर 1 लोन पेयर। तो यहाँ आप देख सकते हो इसे तो पॉइंट चार्ज कहा गया है, लेकिन यहाँ पर इसे डायपोल क्यों कहा गया? अगर मैं लेता हूं यहाँ पर नाइट्रोजन अटैच्ड बाय 3 हाइड्रोजन, तो यहाँ पे चार्ज आएगा डेल्टा प्लस डेल्टा प्लस डेल्टा प्लस, यहाँ होगा डेल्टा माइनस अलॉन्ग विथ 1 लोन पेयर। अगर यहाँ पर ले रहा हूं ऑक्सीजन मॉलिक्यूल HH, डेल्टा प्लस डेल्टा प्लस, यहां ले रहा हूं नंबर ऑफ लोन पेयर्स आर 2, यहां आ रहा है डेल्टा माइनस। इसका मतलब न्यूट्रल लिगैंड्स में डायपोल क्रिएट होता है, इस तरह से आप यहां पर देख सकते हो, और यहां पर ये एक्ट होता है पॉइंट चार्ज। और इसी डायपोल में जो नेगेटिव स्पेसेस है, दैट मींस नाइट्रोजन और यहां पर ऑक्सीजन, ट्राई टू अट्रैक्ट टुवर्ड्स द सेंट्रल मेटल एटम ऑफ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस। इस तरह से इस CFT में लिगैंड्स को पॉइंट चार्ज या पॉइंट डायपोल कहा जाता है। दिस इज द सेकंड पोस्टुलेट ऑफ CFT। तो अब यहां पर क्लियर हो चुका है कि मेटल लिगैंड बॉन्डिंग परफेक्टली आयोनिक है, और लिगैंड को CFT में एक तो पॉइंट चार्ज या पॉइंट डायपोल कहा जाता है। अगर वो नेगेटिव लिगैंड है तो उसे पॉइंट चार्ज कहा जाएगा, अगर वो न्यूट्रल लिगैंड है तो उसे पॉइंट डायपोल कहा जाएगा। यहां आप देख सकते हो पॉइंट डायपोल किस तरह से मैंने रेफर कर लिया है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करते हैं, पॉइंट नंबर 3। अब तीसरा पोस्टुलेट्स क्या होगा? तो हम ये देखना चाहेंगे कि मेटल लिगैंड बॉन्डिंग जब भी फॉर्म होती है तो ऊपर कहा गया है ये आयोनिक है। आयोनिक है इसका मतलब वहां पर लिगैंड और मेटल के बीच में अट्रैक्शन होना चाहिए, साइमल्टेनियसली रिपल्शन भी होना चाहिए। तो यहां पर हम देख सकते हैं पोस्टुलेट नंबर 3 में देयर आर 2 types of interaction. There are 2 types of interaction present in between ligand and central atom of coordination complex. This is most important postulate of CFT. हमने यहाँ पर देखा है कि 2 टाइप के इंटरेक्शंस यहाँ पर डेवलप होते हैं। When ligand try to move towards central metal atom, तो वहां पर 2 टाइप्स के इंटरेक्शंस क्रिएट होंगे। एक होगा अट्रैक्टिव इंटरेक्शन, तो दूसरा होगा रिपल्सिव इंटरेक्शन। इस तरह से 2 इंटरेक्शंस वहां आपको देखने को मिलेंगे। तो इसे हम एक्सप्लेन करते हैं कि ये इंटरेक्शंस अट्रैक्टिव रिपल्सिव किस तरह से होते हैं, और यहाँ पर उन इंटरेक्शंस के वजह से क्या चेंज होता है, ये सारी चीजें हम क्लियर कर सकते हैं। आप स्क्रीनशॉट इसका निकाल सकते हैं। नाउ देखते हैं अट्रैक्टिव इंटरेक्शन किस तरह से इफेक्ट करता है कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स पर। नाउ पोस्टुलेट नंबर 3 में ए अट्रैक्टिव इंटरेक्शंस। अगर अट्रैक्टिव इंटरेक्शंस की बात करें तो फॉर एग्जांपल यहां पर हम ले सकते हैं FeCN6 3- और सेकंड एग्जांपल यहां पर ले सकते हैं क्रोमियम NH3 3+। जैसे मैंने आपको ON नंबर निकालना सिखाया है, तो यहां पर आप देख सकते हो ON नंबर x + 6 × -1 = -3। तो यहां मिला x - 6 - 3, x मिलेगा +3। यहां पर भी आप देख सकते हो x + 6 × 0 आप देख सकते हो +3, x +3। मतलब दोनों भी केसेस में सेंट्रल आइटम आपका +3 है। तो यहां पर हम ले सकते हैं Fe इन दिस केस +3 और यहां पर क्रोमियम +3। तो यहां पर Fe अगर +3 है तो Cl- ये होगा लिगैंड, और यहां पर आप देख सकते हो अमोनिया विथ 1 लोन पेयर। मैं पहले ही आपको बता चुका हूं कि नाइट्रोजन के पास 3 हाइड्रोजन, दैट मीन्स यहां पर डायपोल क्रिएट होगा, डेल्टा प्लस, यहां होगा डेल्टा माइनस, और ये लोन पेयर। तो यहां पर व्हेन नेगेटिव चार्ज ऑफ लिगैंड और यहां पर पॉजिटिव चार्ज ऑफ सेंट्रल मेटल एटम, इन दोनों के बीच एक अट्रैक्शन क्रिएट होगा कॉल्ड एज अट्रैक्टिव इंटरेक्शन, और यहां पर नेगेटिव स्पेसेस नाइट्रोजन और क्रोमियम का पॉजिटिव चार्ज
इनके बीच में अट्रैक्शन क्रिएट होगा, इसका मतलब अट्रैक्टिव इंटरेक्शंस विल बी देयर इन बिटवीन लिगेंड्स एंड सेंट्रल मेटल एटम. तो अकॉर्डिंग टू CFT there are two types of interactions. First interaction is attractive interaction which is present inside the in between what ligand, negatively charged ligand or negative end of the ligand and central metal atom which is positive in charge. तो ये बात थी अट्रैक्टिव इंटरेक्शन के बारे में. जो लिगैंड, अगर वो लिगैंड नेगेटिव है तो नेगेटिव लिगैंड और सेंट्रल मेटल एटम जो पॉजिटिव होता है, और अगर वो लिगैंड न्यूट्रल है तो न्यूट्रल लिगैंड होने के बाद भी उसका नेगेटिव एंड जो सेंट्रल मेटल एटम के साथ क्या होगा, अट्रैक्ट होगा. इस तरह से वो अट्रैक्टिव इंटरेक्शन शो करता है. नाउ सेकंड इंटरेक्शन इज रिपल्सिव इंटरेक्शन. रिपल्सिव इंटरेक्शंस, मैं तो आपको ये कहूंगा कि हमें CFT में खास फोकस करना है रिपल्सिव इंटरेक्शन की तरफ, क्योंकि यही रिपल्सिव इंटरेक्शन ये रिस्पॉन्सिबल है डी ऑर्बिटल्स के स्प्लिटिंग के लिए. डी ऑर्बिटल के स्प्लिटिंग के लिए इसका मतलब अट्रैक्टिव इंटरेक्शन के बस ये तो इतना क्लियर करता है कि देयर विल बी आयोनिक बॉन्ड, वहां पर प्योरली आयोनिक नेचर होता है. लेकिन रिपल्सिव इंटरेक्शन हमें खास बताएगा कि 5d ऑर्बिटल किस तरह से स्प्लिट होते हैं और वो स्प्लिटिंग किस तरह से होगी, ये हम देखेंगे रिपल्सिव इंटरेक्शन में. अब बात है रिपल्सिव इंटरेक्शन की, तो यहां पर लिसन केयरफुली. व्हेन सेंट्रल मेटल एटम और आयन, व्हेन सेंट्रल मेटल एटम और आयन टुवर्ड्स, उसके तरफ जब नेगेटिव लिगैंड या न्यूट्रल लिगैंड ट्राई टू मूव, उसके तरफ जब वो दोनों में से कोई भी एक लिगैंड जब उसके तरफ मूव करने की कोशिश करता है, एट दैट टाइम द लोन पेयर ऑफ दैट लिगैंड, लोन पेयर ऑफ दैट लिगैंड एंड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन डी ऑर्बिटल ऑफ सेंट्रल एटम, मैं यहां पर देख सकता हूं, देख सकते हैं आप. व्हेन लिगैंड अप्रोच towards central atom, ligands approach towards central atom, at that time lone pair of ligand, lone pair of ligand and electrons present in central atom, central atom के electrons, that means I can write d orbital, d orbital. तो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन d ऑर्बिटल और लोन पेयर ऑफ द लिगैंड, इन दोनों के बीच में रिपल्सिव इंटरेक्शन क्रिएट होता है. इस रिपल्सिव इंटरेक्शन के वजह से वहां पर एनर्जी डिफरेंस क्रिएट होता है, और उसी एनर्जी डिफरेंस के वजह से, उस एनर्जी डिफरेंस के वजह से वहां पर जो इंटरेक्शन होगा वो रिपल्सिव इंटरेक्शन, और इसी की वजह से वहां पर जो 5d ऑर्बिटल्स है उसमें एनर्जी वेरिएशन आएगा और उसका स्प्लिटिंग हो जाएगा, उसकी जो डिजेनरेसी है वो पूरी तरह से लॉस्ट हो जाएगी. अब ये बात हो रही है यहां पर डिजेनरेसी की, और रिपल्सिव इंटरेक्शन हाउ टू रिस्पांसिबल टू ब्रेक और टू लॉस्ट द डिजेनरेसी ऑफ d ऑर्बिटल, देन यू कैन ऑब्जर्व. अगर यहां पर मैं लेता हूं 5d ऑर्बिटल्स, यहां मैं ले रहा हूं 5d ऑर्बिटल, आप देख सकते हो these are 5d ऑर्बिटल्स. अब यहां पर फर्स्ट वन इज dxy, dyz, dzx, dx square y square और dz square, ये है dz square. तो यहां पर एक बात मैं क्लियर करना चाहता हूं कि रिपल्सिव इंटरेक्शन डिजेनरेसी को ब्रेक कैसे करता है. आपको मैं पहले भी बता चुका हूं कि 5d ऑर्बिटल्स आर डिजेनरेट इन नेचर, ये डिजेनरेट है. डिजेनरेट होना मतलब हैविंग नियरली सेम एनर्जी. इन पांचों की एनर्जी एट अबाउट नियरली क्या है, सेम है, सेम एनर्जी है. इसका मतलब फ्री आयन या फ्री स्टेट में इनकी एनर्जी सेम होती है. इसीलिए 5d ऑर्बिटल मैंने साथ में लिखा है इस तरह से कि d ऑर्बिटल के अंदर 5 dxy, dyz, dzx, dx square, y square, dz square, these are called as degenerate orbitals. यहां पर मैं एक बात और क्लियर करना चाहूंगा डिजेनरेसी के बारे में. 5d orbitals are degenerate, that means I can write d orbitals.
जैसे मैंने यहां पर बताया dxy dyz dz। तो यहां पर मैं ये बताना चाहता हूं कि d ऑर्बिटल के ये तीन d ऑर्बिटल्स विच आर प्रेजेंट in region of coordinate axis, in the region of coordinate axis, that means आप यहां पर देख सकते हो ये होगा x y, this is dxy, ये ले रहा हूं y z, आप देख सकते हो दिस इज dyz, थर्ड वन इज x z, ये है dzx। That means 3 orbitals out of 5 dxy, dyz, dzx which are present in between plane। इसका मतलब xy कोऑर्डिनेट जो एक्सिस है x y y z zx वो इसके बीच में होता है, इसके बीच के रीजन में होता है। और बचे हुए जो दो ऑर्बिटल्स हैं dx² y² और dz², तो यहां पर आप देख सकते हो dx² y², ये ले रहा हूं मैं along the x along the y x y z dx² y² और यहां ले रहा हूं मैं dz²। इसका मतलब ये दो ऑर्बिटल्स अराउंड द एक्सिस हैं, तो ये तीन ऑर्बिटल्स इनसाइड द रीजन हैं, तो इसीलिए इन्हें कहा जाता है नॉन एक्सियल ऑर्बिटल और इन्हें कहा जाता है एक्सियल ऑर्बिटल। नॉन एक्सियल ऑर्बिटल्स एंड एक्सियल ऑर्बिटल्स। तो अब हमें यह देखना है कि व्हेन लिगैंड्स मूव टुवर्ड्स सेंट्रल एटम, तो सेंट्रल एटम के डी ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन और लिगैंड का लोन पेयर, इन दोनों के बीच में रिपल्सिव इंटरेक्शन होने के बाद इन पांचों की एनर्जी में वेरिएशन आ जाता है, चेंज आ जाता है और ये स्प्लिट होता है दो पार्ट्स में, एक T2G और दूसरा EG। एक होता है T2G और दूसरा EG। Then see how it can be split into two parts। क्या कहा है मैंने? जब भी कोई लिगैंड ये सेंट्रल एटम के तरफ मूव होता है एट दैट टाइम dxy dyz dzx dx² y² और dz², ये दो पार्ट्स में स्प्लिट होता है। फर्स्ट वन इज T2G एंड सेकंड वन इज EG। T2G और EG, इसे ऐसे भी कहा जाता है T2G और ये EG। तो आप यहां पर देख सकते हो ये T2G EG इन दोनों में ये स्प्लिट होता है, तो ये है नॉन एक्सियल ऑर्बिटल्स। ये नॉन एक्सियल ऑर्बिटल्स है, ये तीन टाइप के ऑर्बिटल्स हैं dxy dyz dzx dxy dyz dzx, और इसे कहा जाता है थ्री फोल्ड डीजेनरेसी। थ्री फोल्ड डीजेनरेसी। उसी तरह से EG जिसे कहा जाता है एक्सियल ऑर्बिटल्स, ये है आपके dx² y² dz², और ये है टू फोल्ड डीजेनरेसी। टू फोल्ड डीजेनरेसी। तो यहां पर एक बात क्लियर हो गई कि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में लिगैंड जब भी मूव होता है टुवर्ड्स द सेंट्रल मेटल एटम, देन 5d ऑर्बिटल गेट स्प्लिट इनटू टू पार्ट्स एज अ T2G एंड EG। तो T2G के अंदर dxy dyz dzx और EG के अंदर dx² y² और dz²। इसे कहा जाता है थ्री फोल्ड डीजेनरेसी, इसे कहा जाता है टू फोल्ड डीजेनरेसी, और इस तरह से ये है पोस्टुलेट्स ऑफ CFT। तो अब हमें देखना है कि ये स्प्लिटिंग होने के बाद इन दोनों के बीच में एनर्जी डिफरेंस कितना होगा, और यहां से हम कैलकुलेट करेंगे
क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, दैट मींस CFSE, या क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, ये कितनी होती है? ये कैलकुलेट करने के लिए ये एनर्जी डिफरेंस पता होना चाहिए, और ये स्प्लिटिंग होने के बाद ये तीन अलग अलग ज्योमेट्री में अलग अलग ज्योमेट्री शो करता है, जैसे कि ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री एंड स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री। ये हम डिस्कस करेंगे इन नेक्स्ट लेक्चर। दीज आर पोस्टुलेट्स ऑफ CFT। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कैलकुलेशन ऑफ CFSE एंड हाउ टू सॉल्व, हाउ टू फाइंड आउट द आंसर्स।